Very good morning. Welcome to our channel again. Let's start the episode number 186. प्रणाली ने एक दो बार और अपने आसपास देखा, लेकिन फिर उसे जब अनामिका नहीं मिली तब उसकी नजर बेड पर रखी हुई साड़ी के फोल्डर पर गई। वो एक कदम आगे बढ़ी और फिर उसने उस फोल्डर को उठाया। उसको ऊपर उठाते ही नीचे से एक कागज नीचे गिरा, जिसको देविका ने उठाया और पढ़ते हुए कहा, मेरे सपनों की रानी के लिए उसके पसंदीदा कलर की साड़ी। उम्मीद है कि तुम इस पार्टी में हर लेडी से ज्यादा खूबसूरत दिखोगी। मैं गेट के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा अनुराग। इतना कहकर देविका मनाली की तरफ थोड़ी घबरा कर देखने लगी। उसे लगा कि मनाली उस नोट के वर्ड्स को सुनने के बाद गुस्सा होगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें बस अपने सामने रखे उस फोल्डर की तरफ थीं, और उसने सोचा कि अगर अनुराग उसे उस साड़ी में देखना चाहता है तो वो उसे पहनेगी। ये इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वो अनुराग पर गुस्सा है या उसने उसे अपनी रखैल कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि आदित्य उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उसकी जान की बाजी लगा सकता है तो वो अनुराग और सबकी आगे की प्लानिंग जानकर उसे बता पाएगी। यही बात सोचकर उसने अपनी ड्रेस उतारना शुरू किया और फिर जल्दी से साड़ी पहनने लगी। कुछ देर बाद ही वो कांच के सामने बैठी और वहां उसे मेकअप के सामान के साथ ज्वेलरी भी दिखी। उसने पहले हल्का फाउंडेशन लगाया, फिर आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, माथे पर एक लाल कलर की बिंदी लगाई और फिर एक हार सेट निकालकर कान और गले में सोने की ज्वेलरी पहनी। उसके बाद वो उठी और उसने देविका से पूछा, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत सुंदर दीदी, देविका ने एकदम से कहा। वो एक टक मनाली को देखती रही और कहीं ना कहीं उसकी खूबसूरती में वो खो रही थी। उसने आज तक मनाली को इतना तैयार कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह मूवमेंट बहुत गलत टाइम पर आया है। जब देविका यही सोच रही थी तब मनाली ने कहा, देविका तुम भी तैयार हो जाओ, पार्टी में तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। नहीं दीदी, देविका ने कहा। उसकी इस बात को सुनकर मनाली हैरान हुई और उसने पूछा, ऐसा क्यों देविका? हमें इनवाइट नहीं किया है दीदी, बस आप ही इनवाइटेड हैं। माँ ने मुझे कहा है कि हमें घर वापस जाना है। मैं तो बस आपको तैयार होने में मदद करने आई थी। पर ऐसा क्यों देविका? मनाली ने थोड़ी तेज आवाज में पूछा। उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर सिर्फ उसे ही क्यों इनवाइट किया गया है। और तब देविका ने अपनी नजरें नीचे झुकाकर धीरे से उससे कहा, क्योंकि दीदी अनुराग ने कहा है कि हम इस लायक नहीं है कि इतनी एलिट पार्टी में आकर इसे अटेंड कर सके। अब जब 3 दिन पहले घर से आदित्य के पास गई थी तब वो फिर आया था। उसको बस आपका फेवरेट कलर और आपका साइज जानना था ताकि वो कपड़े खरीद सके। तब पापा ने उससे पूछा था कि उसे ये सब क्यों चाहिए। फिर उसने पार्टी का बताया था और फिर कहा था कि आपके अलावा हम में से कोई भी नहीं आ सकता, इसलिए आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। देविका की इतनी बात सुनते ही मृणाली को जैसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसके मन में जो प्लानिंग चल रही थी कि वो पार्टी में जाकर आदित्य की मदद करेगी, वो एकदम से वहां से गायब होने लगी और उसकी जगह डर ने ले ली। वो एक ऐसी पार्टी में जाने वाली थी जहां पर वो किसी को भी नहीं जानती थी, और जिन लोगों को वो जानती है वो इतने अच्छे नहीं है कि मनाली उनके साथ ज्यादा देर तक रह सके। ये उसके लिए बहुत ही खतरे वाली जगह होने वाली थी, जहां से उसे बचाने के लिए आदित्य तक नहीं आ सकता था। इसी बात को सोचकर वो डर कर बैठ गई और उसने अपना सिर पकड़ लिया। देविका को दिख रहा था कि वो बहुत परेशान है, लेकिन वो भी उसकी कुछ मदद नहीं कर सकती थी और बस वहीं पर चुपचाप नजरें झुकाकर खड़ी रही। 2 सेकंड तक कमरे में शांति का माहौल रहा। फिर अचानक देविका का फोन बजने लगा। मृणाली ने उसकी तरफ देखा और फिर देविका ने कहा, माँ का फोन है, वो जरूर मुझे बुला रही होगी और मुझे जाना होगा दीदी। इस बात को कहकर देविका चुप हुई और एक्सपेक्ट करने लगी कि मृणाली कुछ कहेगी, लेकिन वो बस चुपचाप उसे ही देख रही थी। मृणाली की इच्छा थी कि वो अभी के अभी अपना सारा मेकअप उतार दे और साड़ी उतारकर यहां से भागने की कोशिश करे, लेकिन उसे पता था कि अगर वो यहां से भाग गई या उसने कुछ भी ऐसा किया जिससे अनुराग को लगेगा कि उसने गलत किया, तो वो उसे जरूर ढूंढ लेगा और फिर उसके बाद जो भी होगा तब मनाली की मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। अपने आप को बेबस समझकर वो उठी और फिर उसने आगे चलकर देविका को गले लगाया। देविका इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन तब मनाली ने उसके कान में कहा, तुम जाओ देविका,
माँ पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी चिंता मत करना, सब सही होगा और हम कल सुबह मिलते हैं। मृणाली ने इतना कहकर देविका को छोड़ा और फिर उसके लिए रूम का गेट खोल दिया। देविका ने एक बार अपनी बहन को देखा जो बहुत ही बेबस लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसके चेहरे पर एक स्माइल रख रखी थी। और फिर देविका पलटकर वहां से बाहर चली गई। उसके जाते ही मृणाली ने गेट बंद कर लिया और वो एक बार फिर आकर बेड पर बैठ गई। वो बस अपने डिसीजन के बारे में सोच ही रही थी कि कहां और कैसे वो इन चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर गई और आखिरकार क्यों उसके साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर उसे लगा कि यहां पर बैठकर ये सारी चीजें सोचने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। या तो उसे कोई एक्शन लेना पड़ेगा या फिर अपने आप को कहीं डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये थॉट उसके मन में नहीं आए। तब उसने सोचा कि अब उसे नीचे जाकर पार्टी अटेंड करनी चाहिए। यही बात सोचकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई और जाकर उसने गेट खोला। गेट के बाहर देखा तो कॉरिडोर में कोई भी नहीं था और नीचे से हल्की हल्की लोगों के बात करने की आवाज आ रही थी। उसे वो सीन किसी हॉरर मूवी के जैसा लग रहा था, जहां पर नीचे भूत थे और घर में वो अकेली। उसे डर लग रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद करके हिम्मत की और एक कदम बढ़ाकर कमरे के बाहर निकली और उसने गेट को अपने पीछे बंद कर लिया। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी और उसी टाइम पर आवाज तेज होने लगी। उसका दिल अभी भी तेज तेज धक धक कर रहा था और उसे ऐसा ही लग रहा था कि नीचे जाकर वो किसी मुसीबत में पड़ जाएगी और उसे अभी भी रुकने का मौका अगर मिल रहा है तो उसे रुक जाना चाहिए। मगर फिर भी उसके पांव रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कंट्रोल उसके दिमाग पर तो है, पर उसके पांव अपने हिसाब से जो सही है वही काम कर रहे हैं। ऐसे ही डर कर चलते हुए थोड़ी देर में ही आगे जाकर वो लेफ्ट मुड़ी और उसके बाद स्टेयर से होते हुए नीचे गई। नीचे जाते ही उसे बहुत से लोग दिखने लगे जिनकी आवाज उसे डरा रही थी। उसने देखा कि जहां पर थोड़ी देर पहले बख्शीतला बस एक नॉर्मल घर दिख रहा था, वहीं पर अब लाइट्स डिस्को वाली हो चुकी थी और फ्लोर पर रेड कारपेट बिछा हुआ था। उसके बाद जब उसने पलट कर देखा तो अंदर के हॉल की तरफ लोग जा रहे थे और वहां पर उसे दिख रहा था कि इसी तरह की लाइट्स के बीच पार्टी चल रही थी। वो सहम सहम कर आगे बढ़ने लगी और फिर हॉल के अंदर घुसकर साइड में खड़ी हो गई और लोगों को देखने लगी। वो सब लोग वही थे जो फाइट अटेंड करने आए थे, लेकिन उनके चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई शॉक। बस वो वहां पर रहकर खुश थे और उन्होंने कपड़े भी बहुत अच्छे पहन रखे थे। उसने गौर किया तो उसे दिखा कि वो किसी एलीट या फिर किसी बड़ी फैमिली के लोग हैं। उसने आसपास देखा तो उसे दिखा कि लोग इधर उधर घूमते हुए बातें कर रहे हैं और उनके हाथों में वाइन के ग्लास हैं और कुछ किसिम भी हैं। वहां पर कोई काउंटर तो नहीं लगा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर में वेटर घूम घूम कर खाना और वाइन सर्व कर रहे थे और लोग बस उसे ही एंजॉय कर रहे थे। वहां पर खड़े रहकर वो आसपास देख रही थी और सोच रही थी कि अनुराग उसे कहाँ मिलेगा कि तभी उसे आवाज आई, अरे मृणाली। मृणाली उस भीड़ में इस आवाज को सुनकर उस तरफ पलटी और उसने देखा कि सामने से अनुराग आ रहा है। उसके पीछे निखिल था और दोनों ने ही ब्लैक कलर का एक टक्सीडो पहन रखा था। उनके बाल भी जेल से बहुत ज्यादा स्ट्रेट किए हुए थे। वो दोनों उस पार्टी में बिल्कुल सूट होने लायक लग रहे थे। और फिर अनुराग स्माइल करते हुए मृणाली के पास आया। उसने एक बार उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर उसी तरह स्माइल के साथ कहा, वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो मृणाली, है ना निखिल? बिल्कुल, एक रानी की तरह, जिसकी जोड़ी बस तुम्हारे जैसे प्रिंस के साथ सूट करेगी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, निखिल ने कहा और वो इतना कहकर हंसने लगा। फिर अनुराग ने भी उसे ज्वाइन किया, लेकिन मृणाली को यहाँ पर कोई भी फन समझ नहीं आया, इसलिए वो चुप खड़ी रही। तब अनुराग ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है मृणाली, इस रेड साड़ी का आइडिया एक्चुअली निखिल का ही था और उसने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम इसे पहनने पर बहुत खूबसूरत लगोगी, लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैं एक बार तुम्हारे घर तुम्हारा फेवरेट कलर जानने गया और जब मुझे पता चला कि वो रेड ही है तो मेरी तो लॉटरी लग गई। मैंने फिर निखिल से कह दिया कि वो मार्केट में सबसे बेस्ट कारीगर को ढूंढकर तुम्हारे लिए बेस्ट साड़ी बनवाए और 2 ही
उसने बना दी। तुम्हें रियलिटी में देखकर अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम कितनी खूबसूरत दिख रही हो, हर बार की तरह। अनुराग इतना कहकर मृणाली की तरफ वैसे ही स्माइल के साथ देखने लगा, लेकिन मृणाली के चेहरे पर अभी भी नॉर्मल रिएक्शन ही था। उसे देखकर अनुराग के चेहरे से भी हंसी गायब हो गई और फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़कर उसके कान के पास गया और उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं तो यहां पर खड़े रहकर ऐसे मुंह मत चढ़ाती रहो, स्माइल करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि अगर तुमने इस पार्टी में मेरी बेइज्जती कराने की कोशिश की या फिर कुछ भी ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं और तुम्हें इस चीज का भी पता होना चाहिए कि आदित्य तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। फिर तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं, वरना ठीक नहीं होगा। अभी जैसे ही मैं तुम्हारे कान के पास से हटूंगा तो तुम स्माइल करना और सबको यही लगना चाहिए कि मैंने तुम्हारे कान में कुछ अच्छा कहा है। समझ गई ना? अनुराग की बात सुनकर मृणाली ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो जैसे ही पीछे हुआ तो वो भी स्माइल करने लगी और अनुराग ने भी स्माइल की। तब निखिल ने अनुराग को टैप किया और कहा, चलो हम दूसरे लोगों से भी मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़ी फैमिली से आए हैं जो हमारे बिजनेस में भी हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ चलो, अनुराग ने कहा और फिर वो मृणाली के पास आया। उसने एक हाथ उसकी कमर में डाला और फिर वो तीनों आगे बढ़ने लगे। थैंक्स आज सिर्फ एक ही एपिसोड अपलोड किया तो मैं भी अपलोड कर दूँगा।